हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो फाइनली एक सेशन लेकर आ गए आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि मिक्सअप क्वेश्चन होने वाला है। अकाउंटेंसी में आपके सीयूईटी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर देखिए हमारा ये सेशन, ताकि आपको पता चले किस टाइप से सीयूईटी में क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सीयूईटी से बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए सेशन। आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, और यही हमारा है सीयूईटी टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेंसी। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। शुरू करते हैं। ध्यान न समझ में प्लीज आप उसे पूछिएगा जरूर। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको ध्यान समझिएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैश फ्लो इज नोन एज। जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसी में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है बच्चे? वो है कि कैश फ्लो इज नोन एज। आइए देखते हैं। कहता है कि कैश फ्लो इज नोन एज। सबसे पहले तो ये समझिए कि कैश फ्लो बेसिकली होता क्या है। तो देखिए कैश फ्लो क्यों बनाते हैं हम लोग, इसके पीछे रीजन मैं समझाता हूं। सपोज करो ये एक पर्सन है मिस्टर गोलू। मिस्टर गोलू नाम का एक पर्सन है। इसने 2019 में 100 रुपए कैश कमाया और 2020 में इसने 200 रुपए कैश हो गया इसका। यानी पहले इसकी कमाई 100 रुपीज थी, जो कि बढ़ के कितना हो गया 200 रुपीज। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि कैश में कितना चेंज आ रहा है, तो बेसिकली जो 100 रुपीज कैश था वो कितना हो गया बच्चे? 200 रुपए। यानी 100 रुपए का कैश में चेंज आ रहा है। यानी कैश, अच्छा क्यों चेंज आया कैश में चेंज? अब कोई इंसान पूछ सकता है कि क्या रीजन है सर, आखिरकार कैश में चेंज आ क्यों रहा है? तो आप इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसकी सैलरी जो है वो 20 रुपए इंक्रीज कर गई। हम ये कह सकते हैं कि इसकी कमीशन जो है वो 40 रुपए बढ़ गई। यानी 2 साल में जो कैश में चेंज आता है उसका रीजन पता करने के लिए हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं। हाँ, इसकी सैलरी बढ़ गई, इसकी कमीशन बढ़ गई, और ये बहुत तरह तरह की जगह इसकी सैलरी बढ़ गई, कमीशन बढ़ गई, इसकी इनकम बढ़ गई, इसकी रेवेन्यू बढ़ गई, इसका जो भी व्हाटएवर द इनकम, वो सारा कुछ क्या हो गया? इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इसका कैश जो 100 रुपए था वो कितना हो गया बच्चे? वो 200 रुपए हो गया। इसका मतलब कैश फ्लो बनाने का रीजन क्या है? कैश में वेरिएशन पता करना कि चेंज कितना हो रहा है, और कैश में दोनों, ये देखो दोनों स्टेटमेंट एक जैसा। वेरिएशन मतलब चेंज, और चेंज का मतलब तो चेंज होता ही। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं से इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। Now coming to question number 2, which of the following is a non-operating income? Now what is non-operating income? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो non-operating का मतलब क्या है बच्चे? तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पे जो हमारे पास अर्निंग आता है उसको ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। बट क्वेश्चन ने पूछा कि इसमें से नॉन ऑपरेटिंग क्या? नॉन ऑपरेटिंग मतलब ऐसी कमाई जो अक्सर नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता है, मतलब हमेशा नहीं आता। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको जरा ध्यान समझिएगा। इसमें जैसे कि बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग बात करेंगे अलग अलग ऑप्शन का। पहला बोला है डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड तो आपको हमेशा मिलता है भाई, आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको डिविडेंड हमेशा मिलेगा। प्रीमियम रिसीव बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, इट इज ऑलवेज टू बी गिवन। इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम ऑलवेज। रेवेन्यू फ्रॉम सेल इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब जो बिजनेस में, व्यापार में जो पैसा आता है वो भी हमेशा आएगा। प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ यूज्ड प्लांट इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी आपकी बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें आप क्या करते थे बच्चे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप उस कंपनी को बेच रहे हैं, यानी आपकी उस कंपनी के मशीन बिल्डिंग प्लांट को बेच रहे हैं। उससे जो पैसा आपके पास आएगा, जाहिर सी बात है कि वो आपका रेगुलर इनकम में नहीं आएगा बल्कि नॉन रेगुलर इनकम में आएगा। दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान समझिएगा। जो पॉइंट ना समझे प्लीज पूछिएगा। हाँ, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज ₹30,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज इतना एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझिएगा, जो नहीं समझे पूछना है। इसमें बोला है कि बताइए मेडिसिन कंज्यूम निकालना। अच्छा, मेडिसिन कंज्यूम का मतलब क्या होता है? इसको जरा सा लॉजिकल हम लोग चलते हैं और उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। देखो बच्चे, मेडिसिन कंज्यूम का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो कि ये हमारा बिजनेस है, ठीक। अब मेडिसिन कंज्यूम का मतलब ये होता है कि एक साल में आपने कितना मेडिसिन खपत किया, यानी खत्म कर दिया। एक साल में आपने कितने का मेडिसिन जो है वो खत्म कर दिया, या उसको कंज्यूम कर लिया, या उसको खत्म कर लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ फिनिश कर दिया। आइए, तो इसका मेडिसिन कंज्यूम का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो जैसे समझ लीजिए। मेडिसिन कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं? एकदम लॉजिकल। सपोज कीजिए कि साल के शुरू में यानी 1 अप्रैल को मेरे पास 100 रुपए का मेडिसिन था। कितने का मेडिसिन था? 1 अप्रैल को हमारे पास 100 रुपए का मेडिसिन था। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया।
साल के शुरू में हमारे पास दवाएं कितने की थी, 100 रुपए की थी। फिर कहता है कि हमने फिर ड्यूरिंग द ईयर यानी उसी साल हमने परचेज किया 200 की मशीन मेडिसिन, तो हमारे पास टोटल मेडिसिन कितने का हो जाएगा, 300 रुपए का। और उसके बाद जब उसके बाद 300 रुपए का हमारे पास मेडिसिन आ गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर यानी जो क्लोजिंग मेडिसिन दिया हुआ है, यानी कि मतलब हमने 100 रुपए का हमारे पास मेडिसिन पहले से था, हमने 200 रुपए का और परचेज किया, हमारे पास 300 रुपए का मेडिसिन हो गया, और एक साल बीतने के बाद हमारे पास आखिरी में सिर्फ 50 रुपए का मेडिसिन जो है वो बचा हुआ है। इसका मतलब आपने मेडिसिन कंज्यूम कितना किया बच्चे, तो 250 रुपए का आपने मेडिसिन क्या कर लिया, कंज्यूम करनी। क्लोजिंग मेडिसिन आपको क्या करना है, माइनस करेंगे, तो 300 का मेडिसिन आपने खरीदा था, 50 का अभी भी क्लोजिंग मेडिसिन बचा हुआ 50 रुपए, तो खाए कितना, कंज्यूम कितना किया, 250 रुपए। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 30,000 दिया हुआ है, तो 30,000 हमारे पास साल के शुरू में था, परचेज कितना किया 50,000 का, हमारे पास टोटल मेडिसिन कितने का हो गया 80,000। इसमें से हमारा जो 30,000 का मेडिसिन है वो चला गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, तो 30,000 का अगर मेडिसिन बचा हुआ है इसका मतलब कंज्यूम कितना हुआ, यानी 50,000 रुपए आपने मेडिसिन खा लिए। तो ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल था जो कि मैंने समझाने की कोशिश किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कहता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ, यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बनाते क्यों हैं, कितना पैसा आपके पास आया और कितना पैसा आपका गया। एनपीओ चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का मकसद, जब एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर जो भी पैसा आता है वो रिसिप्ट में दिखाते हैं, जो भी पैसा जाता है वो हम पेमेंट में दिखाते हैं, यानी कि ये किसका समरी है, कैश बुक का समरी, यानी कितना कैश आया और कितना कैश गया, इसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि क्रेडिट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग कौन सा आइटम इसमें से दिखाएंगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए इसमें लॉजिकल मैं बता रहा हूँ। देखो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में दो चीजें, रिसिप्ट का मतलब पैसा आना और पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाना। अच्छा, रिसिप्ट जो होता है वो हमारा कौन साइड होता है, डेबिट साइड, यानी यहाँ पे इसको बहुत लॉजिकल समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि बात समझ में आ जाए। देखिए दो चीजें, एक है हमारा रिसिप्ट और दूसरा है हमारा पेमेंट, ठीक। अब रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा और पेमेंट का मतलब पैसा जाएगा। रिसिप्ट कौन सा साइड होता है हमारा, डेबिट साइड, और पेमेंट का हम तो क्रेडिट साइड। अब इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी क्रेडिट साइड मतलब कहां पैसा जाएगा, किससे पैसा जाएगा, जाने वाला साइड आपसे पूछा है। तो देखिए 300 रिसीव फ्रॉम एंट्रेंस फीस, इससे पैसा आएगा। उसके बाद कैश परचेज ऑफ बुक, अच्छा बुक खरीदे 700 रुपए, तो बुक खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास से क्या होगा, चला जाएगा। तो ये हमारा क्रेडिट साइड में पैसा जाता है, डेबिट साइड में पैसा आता है, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट की तरह ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, बताइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मकसद हमारा ये, ताकि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो रिवाइज हुआ है वो पता चल जाए। यानी ये अकाउंट बनाने का हमारा मकसद क्या है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सिंपल सा मकसद ये है कि देखो हमारे पास जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी है, लेकिन एक साल बाद उसकी वैल्यू चेंज हो गई। हमारे पास जमीन 1 लाख का तो 1,20,000 का हो जाएगा, बिल्डिंग 2 लाख का था 2,20,000, यानी कि एक साल बाद कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसी चेंज वैल्यू को दिखाने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चे, इसको ध्यान से जरा समझिएगा। कहता है कि ए, बी एंड डी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द रेशियो चेंज टू 2:1:2। फ्यूचर प्रॉफिट एट दैट टाइम देयर बैलेंस शीट शोज द फॉलोइंग बैलेंस। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 3 पार्टनर है, ए, बी, डी। इनका पुराना रेशियो जो है वो क्या बच्चे 3:2:1 है। बाद में इन्होंने रेशियो चेंज करके क्या कर लिया, 2:1:2 कर लिया, यानी रेशियो बाद में इन्होंने क्या किया, चेंज किया, ठीक है। एट दैट टाइम देयर बैलेंस शीट शोज द फॉलोइंग बैलेंस। अच्छा, उनके बैलेंस शीट में क्या क्या दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ 6,000 का, यानी उनके बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो कितने का, 6,000 रुपए का। अच्छा, उनके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का, 25,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 22,000। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो इनके पास है वो 6,000 है। अब उस 6,000 में आप ये देखिए, तो रिजर्व इन्होंने बनाया था, 25,000 का इन्वेस्टमेंट था, जो कि वैल्यू घट के कितना हो गया, 22,000 हो गया। यानी आप देखिए कि इस बंदे ने, अच्छा हर इंसान जब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो इस बहुत लॉजिकल बात है, इसको ध्यान समझिएगा ताकि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसमें, कि हर इंसान जब मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है बच्चे, बहुत आराम से समझिएगा इस बात को।
तो अब एक चीज इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे पास 6,000 रुपए का रिजर्व है, ठीक। अच्छा, रिजर्व हम लोग क्यों बनाते हैं? जब हमें इस बात का डर होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कोई घाटा ना हो जाए, तो उसके लिए हम कुछ रिजर्व बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाएगा तो उससे हम बियर करेंगे। 6,000 की रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट कितने की? 25,000 की, जिसकी मार्केट की वैल्यू 22,000 हो गई। पहले 25,000 की हमने इन्वेस्ट किया था, आज की डेट में उसकी वैल्यू 22,000 हो गया। यानी कितना घट गया मार्केट वैल्यू भाई? 3,000 रुपए घट गया। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 6,000 था, इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 3,000 रुपए घट गया। अब जब 6,000 में से 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट वैल्यू घट गया तो बचा कितना मेरे पास? 3,000। उस 3,000 को हम क्या करेंगे? ए, बी और डी को हम लोग ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ही था, ये तो नया रेशियो तो अभी चेंज हुआ है, 3:2 में बांटेंगे। यानी 3,000, 2,000, अरे सॉरी 3,000 को अगर हम 3:2:1 में बांटेंगे तो कितना? 3 2 5 1 6, 6 5 6 यानी 1,500, 1,000 और 500, ये बढ़ जाएगा। ये आपका एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट यानी 6,000 का रिजर्व था, 3,000 उसमें से हमने पैसा काट दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट घट गया था, और जो बचा वो ए बी डी को हमने बांट दिया 1,500, 1,000 और 500। यही एंट्री नीचे में ऑप्शन में कॉन्सेप्ट में आपको दिख जाएगा। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। ये सेम एंट्री जो मैंने किया है अभी वो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख जाए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं सेम एंट्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। अच्छा, ये मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड क्या होता है? इसको जरा ध्यान समझिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचिए कि मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड का मतलब होता है मशीन को रिप्लेस करना। जैसे मशीन जब पुराना हो जाता है ना तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए फंड लगाते हैं, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फंड भी बोलते हैं। या एक सिंपल समझ लीजिए कि ये एक तरीके से, जैसे मशीन हमारे पास है वो पुराना हो गया, धीरे धीरे हमको मालूम कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली कुछ फंड बनाते हैं, जिससे जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन फंड। तो क्या डेप्रिसिएशन फंड जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है? तो आप बोलेंगे ना, इट इज टोटली फॉल्स। डेप्रिसिएशन फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द विच साइड ऑफ कैश या बैंक अकाउंट। यानी अगर आपने कोई एसेट्स बेचा, उससे हमारे पास पैसा आ रहा है, एसेट्स बेचने से पैसा आ रहा है, मेरी बात समझिए। अच्छा, कैश या बैंक अकाउंट? अच्छा, कैश अकाउंट हो या बैंक, कैश अकाउंट में दो साइड होता है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो पैसा आएगा उधर किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड। तो अगर आप एसेट्स बेचेंगे और पैसा आएगा तो डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, यानी डेबिट लिखा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व और ट्रांसफर टू। यानी अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, कुछ भी है, तो ये सारी चीज किसको बढ़ता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें बढ़ जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अमित, वरुण एंड चंद्रा आर पार्टनर, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 27 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अमित, वरुण और चंद्रा 3 पार्टनर है, इन्होंने प्लान किया कि यार हम अपने बिजनेस को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। अब हमें इस बिजनेस को रन करने का कोई मतलब नहीं, बिजनेस बेकार चल रहा है, द बिजनेस ह्यूज लॉस में। इन्होंने प्लान किया कि यार बिजनेस ही डिसॉल्व कर देते, बिजनेस को खत्म कर दो, सारा मामला खत्म, फिनिश्ड, कोई इश्यू नहीं हो जाएगा। अच्छा, जब इन्होंने बिजनेस को खत्म करे तो उस समय 27,000 रुपए जो है, ध्यान समझिएगा मेरी बात, उस समय जो है 27,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रहा था। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि 27,000 रुपए डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब 27,000 का लॉस बिजनेस में दिखा रहा था, 27,000 रुपए का लॉस बिजनेस में दिखा रहा था जब इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म खत्म किया। अब अगर लॉस होगा तो इस लॉस को कौन बॉन्ड करेगा? पार्टनर बॉन्ड करेगा। कौन? अमित, वरुण और चंद्रा, यही तीनों पार्टनर बॉन्ड करेगा। किस रेशियो में? रेशियो नहीं दिया तो इक्वल रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगा भाई? जो लॉस बॉन्ड करे उसके अकाउंट को डेबिट करें, अमित अकाउंट डेबिट, वरुण अकाउंट डेबिट, चंद्रा अकाउंट डेबिट। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और 2 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस है? 27,000 का लॉस। ये तीनों बॉन्ड करेंगे, कितना कितना? 9,000, 9,000 और 9,000, यानी कि 27,000 का लॉस। इस तरीके से आपका राइट ऑफ हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अच्छा, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन स्टेटमेंट, उसका बेसिस क्या है बनाने का। पहला पॉइंट कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट। सही बात है, जो फैक्ट हमारे पास है हम उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड या कन्वेंशन। सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। उसका तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक एजम्पशंस, यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कुछ चीजें हम एज्यूम करेंगे कि ये चीजें ऐसे रहेगा। यानी हम लोग बिजनेस में ना बहुत सारी चीजों को एज्यूम करें, जैसे बिजनेस फ्यूचर में कितना लॉस होगा, कितना प्रोविजन बनेगा, ये सारा कुछ हम एज्यूम करते हैं, उस हिसाब से हम प्रोविजन बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, ये सारा कुछ बनाते हैं। तो सही बात है। चौथा पॉइंट है फैक्ट एंड फिगर आर प्रेजेंटेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, एस्टीमेट एंड जजमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय बच्चे हम लोग जो भी डाटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें हम अपना कुछ दिमाग लगाते, कुछ जजमेंट अपना यूज करते, अपना वैल्यू जजमेंट लगाते, फिर जाके वो रिकॉर्डेड फैक्ट को हम यूज करते हैं। यानी चारों ऑप्शन इसका कहीं ना कहीं क्या है, सही है, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन भी इन्वॉल्व है। आप एस्टिमेट करते हो कि आपका ये बैलेंस कितना होना चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए, एसेट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ आप एसेट्स बेच तो रहे लेकिन उसकी एस्टिमेट करते हो वैल्यू। इसका चारों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ध्यान से बोला, एक कंपनी इशू शेयर कॉलिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइन। एक कंपनी ने शेयर इशू किया, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा मांगा। और शेयर होल्डर नॉट पेज द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा, एक शेयर होल्डर कोई था जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, आपने उसके शेयर को कैंसिल कर दिया। अब बाद में लेकिन री इशू नहीं किया, री इशू नहीं किया, यानी आपने शेयर कैंसिल तो कर दिया बट उसे री इशू अभी नहीं किया। एज द बैलेंस शीट डेट यू आर रिक्वायर्ड टू शो दिस फॉरफिटेड शेयर, यानी कि जब शेयर कैंसिल कर दिया लेकिन री इशू नहीं किया तो ये फॉरफिटेड शेयर जो है, यानी कि आप जो शेयर कैंसिल करने पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है आप उसे कहाँ दिखाओगे। याद रखिए, एक बात मैं बता देता हूं, जब शेयर कैंसिल हो जाए, ध्यान समझिएगा मेरी बात ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो जो फॉरफिट होता है ना वो हम किस में दिखाते हैं, शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में ही ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये सारा कुछ हमारा शेयर होल्डर फंड में ही दिखाया जाता है। जो कि बैलेंस शीट हम लोग जब बनाते हैं, कितना कंपनी ने सेबी से परमिशन लिया, कितना कंपनी ने इशू किया, कितना री इशू हुआ, कितना फॉरफिट होगा, कितना कैंसिल हो गया, सारा कुछ उसमें दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द टोटल अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट व्हेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल बताना। तो देखिए, बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटीज में टोटल निकालने के लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग ध्यान से देखो। अगर हम बैलेंस शीट की बात कर ले इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है बच्चे, इसमें 3 पॉइंट आता है। पहला तो हमारा शेयर होल्डर फंड है, दूसरा हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज और तीसरा हमारा करंट लायबिलिटीज है। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा। तो शेयर होल्डर फंड कितना है, 10 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटीज 5 लाख और करंट सब दिया हुआ है यहाँ पे, तो तीनों को हम क्या कर दे, ऐड कर दे, 10 5 15 3 18 लाख इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिएगा, आगे बढ़ रहे हम लोग। क्लियर है एकदम अच्छे से। हाँ भाई, ये क्वेश्चन करिए, आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन आप निकाल के रखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि कोई डाउट हो तो इस पे हम लोग डिस्कस कर सकें। क्वेश्चन बोला है कि अ पार्टनर विथड्रॉ 4000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2016 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या मतलब इसका, कहता है कि एक पार्टनर है जो 4000 रुपये हर महीने जो है निकाल रहा है फ्रॉम 1 जुलाई 2016 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर जुलाई के पहले महीने से। यानी बंदा पैसा कब कब निकाला होगा, तो 1 जुलाई, फिर कब निकाला होगा 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। ये यानी ये बंदा जो पैसा निकाला होगा वो 1 जुलाई से पूरा मार्च तक निकाला है। अच्छा, कितना कितना निकाला, 4000 हर महीने निकाला, यानी 4 8 12 16 20 24 28 32 36 हज़ार, 36 हज़ार रुपये निकाला। कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से।
अच्छा, यहाँ एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? तो आपको मालूम है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी पहली बार जब पैसा निकला तो कितना महीना बचा, तो हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल रहा, तो पूरा बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग के बाद 1 डिवाइड 2 10/2, तो कितना आ जाएगा 5, इंटू 5/12 कर देंगे। तो अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 12 तिहाई 36 30 300 5 1500, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 1500 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। आइए अगला, इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर इज गिवन फ्रॉम, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी बंदे को कमीशन देना है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी बंदे को कमीशन देना है तो कमीशन हम कहाँ से देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि कमीशन कहाँ दें, प्रॉफिट से देंगे, रिजर्व से देंगे, गुडविल से, आप चाहो तो कहीं से भी कमीशन दे सकते हो। ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद बोला है कि मैनेजर को कमीशन देना है एबीसी लिमिटेड में 33,000 रुपये, व्हाट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन, अच्छा बिफोर चार्ज 33,000 प्रॉफिट है, 10% कमीशन देना। ध्यान समझिएगा, अगर 33,000 प्रॉफिट है, 33,000 प्रॉफिट है और 10% कमीशन देना है, बिफोर चार्जिंग में नॉर्मली 10/100 कर देते हैं, काटेंगे तो आ जाएगा 3300 रुपीज। ये भी ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि 33,000 आपका बिजनेस में प्रॉफिट है, मैनेजर को 10% कमीशन देना है, तो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे, इसमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि XY पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे X और Y पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो इक्वली यानी 1:1 है। Z वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, Z कितने शेयर किया है 1/5, न्यू रेशियो निकालना। तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग याद होगा, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, Z का शेयर कितना है 1/5, तो इसको दे देंगे रिमेनिंग, बचेगा कितना 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब ये जो 4/5 बचेगा इसमें किसको किसको मिलेगा, X को मिलेगा और Y को मिलेगा। तो इस 4/5 में से X और Y को कितना मिलेगा, जो इनका पहले से रेशियो था, दैट इज कितना कितना है 1/2 और 1/2, तो कितना आ जाएगा 4/10 4/10। और Z कितने शेयर के लिए आया था 1/5, तो Z का शेयर यहाँ 1/5, सबके नीचे 10 है, इसके नीचे भी 10 लाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 2/10, तो 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4, यानी 2:2:1 इसका सही आंसर होगा। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार किया भी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपीयरिंग ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म इज ट्रांसफर इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ, यानी कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा, तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलता है। ये बात आपको क्लियर है कि ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। द न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो वो पुराने पार्टनर से कैसे प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, ओल्ड रेशियो में ले सकता है, एग्रीड जिस पे वो तय करे उसमें लेगा, या फिर उस समय कोई अलग फ्रैक्शन में ले सकता है, या उसमें ये होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो वो टोटली पुराने पार्टनर को वो जैसे चाहे वैसे उसको शेयर दे सकते हैं, ओल्ड में दे, न्यू में दे, ओल्ड में दे या एग्रीड प्राइस पे दे या कोई फ्रैक्शन में दे, कोई इशू नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज नोन एज, ये क्या है क्वेश्चन, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए किसी कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, ठीक, इसमें एप्लीकेशन पे हम लोग कितना रुपए लेते हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना लेते हैं हम लोग 3 6, फर्स्ट कॉल पे हमें कितना लेना है 2 रुपए, और फाइनल कॉल पे हमें कितना लेना है 2 रुपए, यानी टोटल हमें 10 रुपए। अब सपोज कीजिए किसी कंपनी ने फाइनल कॉल का 2 रुपए, पूरे कंपनी बंद होने एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कंपनी क्लोज होने वाली है, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा वो नहीं मांगती, जानबूझ के। क्यों नहीं मांगती? क्योंकि कंपनी ने प्लान किया है कि भाई जब कंपनी क्लोज होने की कंडीशन में तब हम ये पैसा मांगेंगे, ताकि उस समय हमें बिजनेस में कोई लॉस होने वाला हो तो उसी से हम बॉन्ड करेंगे, उसी से हम उस लॉस को बियर करेंगे। यानी कंपनी विल कॉल दिस मनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी क्लोज होने वाली होगी, बंद होने वाली होगी, उस समय हम वो पैसा मांगेंगे। हम अभी से सारा पैसा नहीं मांगेंगे, ताकि उस समय कोई लॉस होगा, कोई किसी को देना होगा, किसी पार्टनर को देना होगा, तो हम इसी पैसे से उसको बियर करेंगे। तो इसको हम लोग कौन सा कैपिटल कहते हैं बच्चे?
तो इसको हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं, यानी कंपनी कुछ पैसे रखी रहती है कि बाद में मांगा जाएगा जब कंपनी बंद होने वाली होगी, ताकि कोई दिक्कत बिजनेस को ना हो। इसको हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं। उसके बाद बोला है कंपनी इशू 25,000 शेयर एंड गॉट एप्लीकेशन फॉर 35,000 शेयर, यानी कंपनी ने 25,000 शेयर इशू किया था लेकिन लोगों ने 35,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे कि अप्लाइड रेशियो अलॉट, तो अप्लाई लोगों ने 35,000 शेयर के लिए किया था जबकि कंपनी ने अलॉट सिर्फ 25,000 शेयर किया था। तो अगर इसका हम रेशियो बना देंगे 30 1 2 30 5 5 25 5 7 35, यानी कि जो रेशियो अप्लाइड अलॉट का बनेगा वो कितना बनेगा 7:5। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड इज 80,000 डिवाइडेड शेयर ऑफ ₹100 इज, यानी किसी कंपनी ने 80,000 शेयर सब्सक्राइब किया 100 रुपए के साथ, यानी 80,000 शेयर की परमिशन लिया सेबी से, वो इतना इशू कर सकता है 80,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से। देयर वर नो कॉल्स इन अरियर, यानी कि कोई पैसा ऐसा नहीं है जो मिला नहीं है, टिल द कॉल वॉज मेड, जब तक कि कॉल मांगा गया। द फाइनल कॉल वाज पेड ऑन 77,500 शेयर, द कॉल्स इन एरियर अमाउंटेड टू 62,000। अच्छा, यानी फर्स्ट कॉल तक सारा पैसा मिल गया। यानी कंपनी ने कितना शेयर इशू किया बताइए, 80,000 कंपनी ने शेयर इशू किया। ध्यान समझिएगा, इसका पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, 80,000 शेयर इशू किया और कोई कॉल्स इन एरियर नहीं हुआ टिल द, यानी जब तक फर्स्ट कॉल तक कोई इशू नहीं है। नहीं, कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किया और फर्स्ट कॉल तक कोई मामला नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फाइनल कॉल मांगा तो सिर्फ 77,500 शेयर पे ही पैसा मिला। क्या मतलब है, यानी कि 80,000 शेयर में से सिर्फ 77,500 शेयर पे पैसा मिला। यानी कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला, 2500 शेयर पे पैसा नहीं मिला। और हर एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो अगर इसको डिवाइड कर दें हम लोग तो पता चलेगा कि 25 रुपीज जो है वो फाइनल कॉल पे आपको नहीं मिला। इसका मतलब कैलकुलेट द फाइनल कॉल पर शेयर का मतलब पूछा था कि फाइनल कॉल पे कितना पैसा होगा जो नहीं मिला, कितने का फाइनल कॉल था, तो फाइनल कॉल आपका कितना है 25 रुपए का। लॉजिक समझ में आया या समझाओ? तो लॉजिक इसका ध्यान समझिए। लॉजिक ये कहता है बच्चे कि कंपनी ने जो शेयर इशू किया था वो 80,000 शेयर इशू किया था, जो कि कीमत कितना था, 100 रुपए। अच्छा, फर्स्ट कॉल तक कोई इशू नहीं हुआ, फाइनल कॉल में क्या मसला हो गया कि 77,500 शेयर पे लोगों ने पैसा दिया, यानी 2,500 शेयर पे लोगों ने पैसा ही नहीं दिया। अच्छा, हर एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का, यानी कितने रुपए का फाइनल कॉल, इससे अंदाजा निकाल सकते हो, तो 25 रुपए का फाइनल कॉल बनेगा। क्लियर है ये? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद है टेंजिबल एसेट्स आर 4 लाख ऑन 31 मार्च 2020 एंड इनटेंजिबल एसेट्स आर 2 लाख। यानी जो टेंजिबल एसेट्स बिजनेस में वो कितने का है, 4 लाख का है, और इनटेंजिबल एसेट्स कितने का हमारा 2 लाख का है। ठीक है, और टोटल एसेट्स जो है 10 लाख का। इनटेंजिबल का मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स समझ हैं, जो इसको छू सकते, इंटेंजिबल जिसको नहीं छू सकते। 4 लाख का वो एसेट जिसको हम टच कर सकते, 2 लाख का वो एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 2 6 लाख का ये हो गया। जबकि टोटल एसेट्स बिजनेस में कितना है, 10 लाख का। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टेंजिबल एसेट टू द टोटल एसेट, यानी टोटल एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स का परसेंटेज कितना है। तो ये बताइए टोटल एसेट्स कितने का है हमारे पास, बताइए 10 लाख का है। अब इस टोटल एसेट्स में अगर हम बात कर ले टेंजिबल की, तो वो कितने का है, 4 लाख का। इंटू क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 100 कर देंगे, काटेंगे इसको, समझ रहे हैं, तो 40% यहाँ पे आ जाएगा कि 40 टोटल एसेट्स में टेंजिबल 4 लाख है, तो 10 लाख का 4 लाख है, यानी 40% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बोला विच आइटम इज एज्यूम टू बी 100 वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी इसमें बोला है कि कौन सा आइटम हम 100 मानेंगे जब हम मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस किससे आता है? अगर हम आपसे पूछे कि बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट किससे कमाते हैं हम लोग, तो आप बोलेंगे सेल, जो सेल होगा उसी से प्रॉफिट कमाएंगे, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ कितने कॉलम, यानी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करें तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कितना कॉलम होता है, तो सबसे पहले तो इसमें पर्टिकुलर होता है,
फिर उसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है, फिर करंट ईयर का बैलेंस होता है, मतलब 2 साल का बैलेंस ही तो कंपेयर होता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट में। फिर इसमें हम लोग चेंज निकालते हैं, यानी मान लो प्रीवियस ईयर 100 रुपए का था, फिर 200 का हो गया, चेंज कितने का 100, फिर एक पॉइंट और इसमें निकालते हैं, डेट इज परसेंटेज चेंज, यानी कितना परसेंट चेंज हुआ। ये पूरा कितना कॉलम बना, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 कॉलम होता है, 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट दो सिचुएशन विच क्रिएट नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर ए पार्टनरशिप फर्म। यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, अब ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को ताकि कोई दिक्कत ना हो। वो क्या है बच्चे कि किसी भी पार्टनर, फाइंड आउट दो सिचुएशन, यानी किस सिचुएशन में क्रिएट नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस सिचुएशन में गुडविल निकालना जरूरी, यानी कि बिजनेस की गुडविल कितने की है। तो पहला ऑप्शन है व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पुराना पार्टनर अपना रेशियो चेंज करे तब गुडविल की वैल्यू निकालना जरूरी है। जब नया पार्टनर बिजनेस में आए तब गुडविल की वैल्यू निकालना है। जब कोई पार्टनर रिटायर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जब कोई भी पार्टनर आएगा तो गुडविल की वैल्यू निकाल। फिर है द गुडविल ऑफ द फर्म नॉट अफेक्टेड, गुडविल किससे अफेक्ट नहीं होता है, लोकेशन से अफेक्ट होता है, अच्छा लोकेशन होगा अच्छा गुडविल बनेगा। रेपुटेशन से अफेक्ट होता है, अच्छा रेपुटेशन होगा अच्छा गुडविल बनेगा। बेटर कंज्यूमर सर्विस, यानी अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की गुडविल और इमेज क्रिएट होगा। यानी सारे ऑप्शंस इसके सही है, गुडविल क्रिएट होता है। यानी इसमें कुछ कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा, तो नन होगा इसका सही आंसर। उसके बाद बोला द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए फर्म इज 4 लाख एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। क्या मतलब, इसको जरा सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है और रेट ऑफ रिटर्न 15%, यानी 4 लाख रुपए आपने पूंजी लगाया जिसमें 15% आपको रिटर्न मिलेगा। यानी आपने नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपये सोचा कि आप कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने सोचा था। नॉर्मल प्रॉफिट आप कितना है 60,000 रुपये आप कमाएंगे, 4 लाख का 15%। उसका द एवरेज प्रॉफिट बोला है 80, एवरेज प्रॉफिट 80,000। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एवरेज प्रॉफिट जो है यहाँ 80 लिखा है, 80,000 ठीक, 80,000 है, जिसमें से कुछ बैलेंस इसमें गड़बड़ हो गया है शायद। एवरेज प्रॉफिट यानी बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया हमने 80,000 कमाया, जिसमें हम 10,000 रुपये सैलरी दे दिए हर साल, यानी 80,000 एवरेज प्रॉफिट है जिसमें से 10,000 आपने सैलरी दे दिया, तो आपके पास 70,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बोला है गुडविल निकालो। अब एक बात बताओ, यहाँ तो गुडविल निकालना है हमको। अच्छा, ये क्वेश्चन कंप्लीट सुपर प्रॉफिट का है, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 70,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 60,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना जाएगा 10,000। गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि कितने साल नंबर होते हैं, यहाँ पे 10 है इंटू 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 2 है, तो 20,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, द रेशियो इन विच रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज नोन एज, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर जब बिजनेस छोड़ के जाता है तो उसका जो रेशियो होता है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर को किस, तो गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट में हम लोग कौन सा रेशियो यूज होता है, गेनिंग रेशियो। फिर बोला आनंद एंड बहादुर एंड चंद्र पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट ऑन चंद्र रिटायरमेंट, हिज शेयर आर एक्वायर्ड बाय आनंद एंड बहादुर इन द रेशियो ऑफ 3:2, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आनंद एंड बहादुर विल बी। क्या मतलब इसका, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे साफ साफ बोला है, एक तो आनंद है, दूसरा बहादुर है, तीसरा चंदर है। इनका रेशियो जो था वो क्या था, कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको 1:1:1 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला हिज शेयर वर एक्वायर्ड बाय आनंद बहादुर इन रेशियो 3:2, यानी यहाँ पे कौन रिटायर कर रहा है पहले ये बता दिए, चंदर रिटायर कर, इसका शेयर जो है वो आनंद बहादुर निकाल रहा है 3:2 में, यानी ये आनंद है और ये बहादुर है, ये निकाल रहे आपके 3:2 में। अब मुझे एक बात बताइए कि चंदर का शेयर है कितना 1/3, और ये कौन ले रहा है, ये ले रहा है आनंद और बहादुर 3:2 में। तो करना क्या, कुछ नहीं करना, 1/3 का
3/5, 1/3 का 2/5, ये ले लेगा चंदर का शेयर ए और बी। अब बाद में क्या करेंगे, ए और बी के शेयर में वापस से इसको जितना जितना शेयर मिला उसको ऐड करेंगे। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन यहाँ सामने है, आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाह रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे, क्योंकि मैंने लॉजिक आपको बता दिया, कुछ नहीं करना है आपको, जितना जितना वो एक बार किया बाद में उसे जाकर ऐड कर देना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि न्यू रेशियो क्या होगा। अच्छा, ABC पार्टनर है, ठीक है। कैपिटल यहाँ पे 1,75,000 और 5 लाख है। कैपिटल दिया लेकिन रेशियो नहीं दिया। जब रेशियो नहीं दिया होता बच्चे तो हम लोग क्या करते हैं कि ABC का जो रेशियो है वो आप कितना मान लेंगे, वो आप मान लेंगे 1:1:1, यानी इक्वली, ठीक है। फिर बोला ऑन सीज रिटायरमेंट हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाई, अच्छा यहाँ पे रिटायर कौन कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है, ओके। और जब सी रिटायर कर रहा है तो इसका शेयर जो है वो 5:3 में एक्वायर किया जा रहा है। किस रेशियो में, 5:3 में एक्वायर किया जा रहा है। यानी सी का जो रिटायर कर रहा है तो इसको कौन एक्वायर कर रहा है, ए और बी, और किस रेशियो में, 5:3 में। तो गेनिंग रेशियो पूछा, भाई जितना में एक्वायर करेगा वही तो उसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यानी दैट इज सिंपल क्वेश्चन कि जो जितने में एक्वायर करेगा वही उसका क्या बन जाता है बच्चे, गेनिंग रेशियो बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू, यानी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अगर कोई पैसा है, यानी कि हम समटाइम्स क्या होता है ना कि हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लगता है यार मेरा पैसा डूब ना जाए। तो जब हमें इस बात का डर होता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए बच्चे हम लोग एक छोटा सा क्या करते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट को डूबने से बचाने के लिए कुछ फंड हम इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये सिंकिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं डूबने, जो फंड हमारा डूबने वाला उसके लिए, तो वो किस अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर करते हैं, तो सिंकिंग फंड अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस सारा क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। एक ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिए एक बार इसको थोड़ा सा। क्या बोला है कि एक्स लिमिटेड परचेज द एसेट्स फ्रॉम वाई लिमिटेड फ्रॉम 1,62,000 एंड इशू 10% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट ए डिस्काउंट। अब अच्छा, यानी यहाँ पे सबसे पहली एंट्री तो ये होगी कि यहाँ पे एक एसेट्स खरीदा गया, तो हम क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का एसेट्स खरीदा है, 1,62,000 का। किससे खरीदा है ये एसेट्स, ये खरीदा है टू वाई लिमिटेड से, ठीक, 1,62,000। फिर बोला है कि इसको वाई लिमिटेड को पेमेंट करना है, कितना, 1,62,000। अब कैसे पे करना है, तो बोला है कि 10% डिवेंचर देना है, 10 रुपए का 10% डिस्काउंट पे। कि 10 रुपए का डिवेंचर देना, 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपये, यानी 9 रुपए में। अब यहाँ पे पता है क्या बोला है कि नंबर ऑफ डिवेंचर, कितना डिवेंचर देना होगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए बच्चे क्या करना है, जितना पेमेंट करना है, यानी 1,62,000 पेमेंट करना है, और 10 रुपये का डिवेंचर, 10% डिस्काउंट, 10 रुपये में 10%, 1 रुपये, 9 रुपये। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर कहलाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अ कंपनी AB लिमिटेड इशू 12% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक इन द टर्म ऑफ इशू दिस डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 10 मंथ। यानी ये जो डिवेंचर है बच्चे याद करिए, यानी कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, वो डिवेंचर 10 महीने बाद ही हमें वापस करना है। तो जो डिवेंचर हमें 10 महीने बाद वापस करना होगा, जाहिर सी बात है वो डिवेंचर हमारे लिए करेंट लायबिलिटीज कहलाएगा, तुरंत हमें फौरन वापस करना। दैट्स व्हाई दैट डिवेंचर बिकम current liability for your business। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। मैंने शॉर्ट समरी में सारा क्वेश्चन करवाया और इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू क्लास।